नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। रेलिवेंट स्टडी में आज पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 से 61 के बीच में राष्ट्रपति का पूरा जो लेखा जोखा है वो दिया गया है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंडेक्स है हमारा, पात्रता यानी योग्यता क्या होती है, कार्यपालिका प्रमुख क्यों कहा जाता है, चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद कौन कौन से हैं, शक्तियां क्या होती हैं राष्ट्रपति की, त्यागपत्र महाभियोग कैसे लगाया जाता है, भारत के राष्ट्रपतियों का इतिहास क्या रहा है, और लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार होते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का पद देखिए, अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा और संघ की कार्यपालिका का वो प्रधान होगा। जो संघ की कार्यपालिका होती है उसका प्रधान होगा। संघ की कार्यपालिका जिससे संघ कार्य करता है, जिससे प्रधानमंत्री हैं और संसद सदस्य होते हैं, संसद होती है, इनका वो प्रधान होगा। अगला है शक्तियां क्या क्या होती हैं। अनुच्छेद 53 में शक्तियां दी गई हैं। देखिए, एक होती हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होती हैं इनकी, एक तो ये नियुक्तियाँ करते हैं। नियुक्तियाँ किसकी करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी, CAG, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी ये नियुक्तियाँ करते हैं। अंतर्राज्य परिषद का गठन करते हैं, यानी राज्यों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करने का जो परिषद है उसका गठन करते हैं। वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग का गठन, जो वित्त आयोग होता है, जो राष्ट्रों को, जो राज्य होते हैं, सेंटर और राज्यों के बीच में जो वित्त का नियोजन होता है उसका गठन करते हैं। और SC/ST आयोग का गठन करते हैं। विधायी शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। संसद का अभिन्न अंग होता है एक तो राष्ट्रपति, संसद का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। उसके बाद जैसे संसद हमने देखा है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो राष्ट्रपति उसका एक अभिन्न अंग होता है। संसदीय बिल पर हस्ताक्षर करते हैं। जो भी बिल, चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा में पारित हुआ हो, राष्ट्रपति के बिना वो अध्यादेश नहीं बन पाता। अध्यादेश जारी करता है 123, आर्टिकल 123 के अंदर ये अध्यादेश यानी रिट जारी कर सकता है, यानी संसद में बिना बिल पेश किए भी अध्यादेश वो जारी कर सकते हैं। संसद को संबोधित करते हैं। संसद का जब भी सदन स्टार्ट होता है तो उसको ये संबोधित करते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकते हैं, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हो चाहे किसी के भी द्वारा हो, वो भंग कर सकते हैं, उनके पास शक्ति है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य ये नामित करते हैं जो कला संस्कृति से जुड़े होते हैं। वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। देखिए, एक तो धन विधेयक और वित्त विधेयक, इनकी पूर्व अनुमति के, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना इन्हें पेश नहीं किया जा सकता। आकस्मिक निधि पर, जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, उस पर इनका पूर्ण स्वामित्व होता है, इनके परमिशन के बिना नहीं निकाल सकते। वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट भी कह देते हैं आम भाषा में, वो ये पेश करवाते हैं। और कौन सी शक्तियां होती हैं, और इनके पास एक न्यायी शक्ति होती हैं। न्यायी शक्तियों का मतलब है, एक तो ये क्षमादान, जैसे हम सब जानते हैं कि ये क्षमादान दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह यानी राय मांग सकते हैं। कोई भी दुविधा होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट की राय मांग सकते हैं, लेकिन उस राय को मानने के लिए या उस सलाह को मानने के लिए ये बाध्य नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद इनके पास होती हैं कुछ सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियों में जल, थल और वायु सेना के ये अध्यक्ष होते हैं, जैसा कि हमें पता है, इसलिए इन्हें सुप्रीम कमांडर कहा जाता है उसका। आपात शक्तियां होती हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं धारा 352 के अंदर, अनुच्छेद 352 के अंदर। राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, अनुच्छेद 256 के अंदर इनको पावर है। अनुच्छेद 360 के अंदर इनको पावर है कि वित्तीय आपात लगा सकते हैं। उसके बाद इनके पास कुछ वीटो पावर भी होती हैं। देखिए, इसमें मैंने कुछ
डिटेल में नहीं बताया है, केवल वही बताने की कोशिश की है जो इम्पोर्टेंट है, टू द पॉइंट। अगर आप इनको याद करेंगे तो एग्ज़ाम में आप आसानी से ये चीज़ें रिकॉल करके याद कर सकते हैं। वीटो पावर, किसी भी संशोधन बिल को वापस कर सकते हैं, ये किसी भी बिल को ये वापस लौटा सकते हैं। अगर इनको लगता है कि न्यायसम्मत नहीं है तो ये उसको वापस कर सकते हैं। अगला चलते हैं, निर्वाचन या रीति, निर्वाचन रीति या निर्वाचन इनका कैसे होता है। अनुच्छेद 54 और 55, देखिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, आप ये जरूर याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनमें जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखिएगा निर्वाचित, नामित नहीं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे राज्यसभा के हों, चाहे विधानसभा, नामित सदस्य नहीं करते, केवल निर्वाचित सदस्य करते हैं। अप्रत्यक्ष गुप्त निर्वाचन होता है इनका, अप्रत्यक्ष रूप से होता है और गुप्त निर्वाचन होता है। समान अनुपातिक मत प्रणाली होती है। समान अनुपातिक मत प्रणाली कैसे होती है? समान अनुपात दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? देखिए नीचे, विधानसभा के सदस्यों का मत का मूल्य क्या होता है कि राज्य की जनसंख्या जितनी है, राज्यों की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, यानी सीटें कितनी हैं, सीटें नहीं सदस्य उस समय कितने हैं, इनटू 1000। संसद के दोनों सदनों के मत, संसद सदस्यों के मतों का मूल्य क्या होता है? वो होता है कुल विधायकों का मत मूल्य, निर्वाचित सदस्यों संसदों की संख्या। ये याद कर लीजिएगा, वैसे आता नहीं है, कई बार आ भी जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला चलते हैं पदावधि। देखिए पदावधि क्या होती है, अनुच्छेद 56 में इनकी पद अवधि कितनी होगी। कार्यकाल देखिए पद अवधि 5 वर्ष होती है। शपथ लेने से, जब से ये शपथ लेंगे, मान लो कोई राष्ट्रपति है और वो 2 साल तक रहे, 2 साल के बाद वो अपने पद से हट गए, आकस्मिक मृत्यु हो गई या महाभियोग से हट गए, तो अगले राष्ट्रपति जो चुने जाएंगे वो 6 माह के अंदर अंदर चुन लिए जाने चाहिए। और जिस डेट से वो शपथ लेंगे वो अगले 5 साल तक, ये नहीं कि 2 साल पिछले वाले रहे तो उनको 3 साल मिलेगा, नहीं। जब वो शपथ लेंगे उससे 5 साल तक वो राष्ट्रपति रहेंगे। त्यागपत्र जो देते हैं वो अपना ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला चलते हैं पुनर्निर्वाचन। देखिए पुनर्निर्वाचन क्या होता है, अनुच्छेद 57 में दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होते हैं तो वो 2 बार चुने जा सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रपति के लिए कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं दी गई है। अगला चलते हैं योग्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन, हजारों बार क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में कि योग्यता क्या होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहला वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बाहर का नहीं लेंगे हम, केवल भारत का नागरिक लेंगे। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु याद रखिएगा, क्योंकि अगले पॉइंट से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता, जैसे लोकसभा का सदस्य 25 वर्ष की आयु में बनता है, लेकिन राष्ट्रपति 35। इसको आज कंफ्यूजन दूर कीजिएगा, यानी 35 वर्ष की आयु तक वो 35 वर्ष की आयु में बन सकता है। और लोकसभा का सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 50 संसद, देखिए ऐसे तो राष्ट्रपति के चुनाव फिर कोई भी लड़ सकता है, लेकिन इसमें एक इन्होंने लिमिटेशंस बांध दी है। क्या बांध दी है कि 50 संसद या विधायक द्वारा प्रस्तावक होना चाहिए और 50 संसद या विधायकों द्वारा, यानी जो भी सदस्य उनको चुनने वाले हैं उनके द्वारा अनुमोदक होना चाहिए। जमानत राशि 15,000 रुपये है, इसमें शायद 1.5 लाख रुपए लिख गई है, लेकिन 15,000 रुपये जमानत राशि है। यानी वोटों का अगर 1/6 यानी 1/6 भाग नहीं मिला तो जमानत उनकी जब्त हो जाएगी। अगला चलते हैं शपथ। देखिए अनुच्छेद 60 में, यानी 60 शपथ, 60 शपथ याद कर लीजिए, इजीली याद हो जाएगा। 60 शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं। कई बार होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो उस समय,
तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। महाभियोग, देखिए हटाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है, अनुच्छेद 61 के अंदर है। 50 संसद द्वारा पारित, यानी 1/4 जो संसद सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर होकर अगर प्रस्ताव ये हो जाता है कि महाभियोग चलाया जाए, तो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू होती है कैसे, जब 2/3 यानी जिस सदन में, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, अगर 2/3 जो सदस्य हैं वो ये प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि हाँ महाभियोग चलाना चाहिए, तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू हो जाता है। अगला है राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में आ सकता है। 14 दिन पहले जब भी महाभियोग इनके ऊपर चलाया जाएगा, तो 14 दिन पहले जो भी राष्ट्रपति हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लिखित में बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर महाभियोग चलने वाला है, सूचित किया जाएगा। तो अनुपस्थिति में जब इनके ऊपर महाभियोग चल जाएगा, ये हट जाएंगे, तो इनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति इनका कार्यकाल देखते हैं और 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का पद बढ़ना जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, अब 61 तक ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने बताया था, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती। जनता जो हम एमएलए या एमपी चुनते हैं वो हमारी तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, जो बार बार आते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, वहाँ पे रिकॉल नहीं हो पाता और क्वेश्चन हमें छोड़ के या गलत लगा के आना पड़ता है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो क्या होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। ये मैंने बताया था 35 वर्ष। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन होती है लोकसभा को लेकर। अगला है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। भारतीय संविधान में इसके निर्वाचन के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं दी गई है, 1 बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने। वैसे हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो केवल 2 बार बने हैं, बाकी कोई भी अभी तक 2 बार नहीं बन पाया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है। देखिए निर्वाचन आयोग को, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग करवाता है और वही निर्देशित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक, राष्ट्रपति के बताया था 50-50, यानी 50 ही प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। यानी जब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई कैंडिडेट खड़ा करता है तो उसके पास 50 अपने अनुमोदक और प्रस्तावक होने चाहिए, जो चुनाव आयोग को बता सकें। जब पर्चा भरने जाते हैं, जब नॉमिनेशन देने जाते हैं चुनाव आयोग के पास, तो उस समय 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जरूर होने चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। अगला करते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। देखिए चुनाव प्रचार के लिए मिनिमम कितना समय देना पड़ता है चुनाव आयोग को, वो होता है 2 सप्ताह, 15 दिन भी कह सकते हैं। 2 सप्ताह का टाइम मिलता है कि वो अपने चुनाव का प्रचार प्रसार कर सकें। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने पहले भी जोर देके बताया था कि लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं, जैसे देखिए विधान परिषद होती है, उसे हम वोट नहीं देते हैं, वो विधान जो सभा के मेंबर होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। और जो नामित लोकसभा में जो नामित राष्ट्रपति नामित करते हैं 2 सदस्य और 12 सदस्य राज्यसभा में, वो भी वोटिंग नहीं करते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य। ये याद कर लीजिएगा, केवल एक शब्द याद करना है आपको, निर्वाचित। जो भी निर्वाचित है वो करेगा। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है। जब वो संविधान
का अतिक्रमण करे, यानी संविधान से अलग चले, जो संविधान में दिया गया उनकी बात ना माने, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना पड़ता है, यानी चला सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद द्वारा। भी बताया था कि संसद में 1/4 प्रस्ताव करें और 2/3 जब वो प्रस्ताव पारित कर दें तो फिर महाभियोग चल जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया आ जाता है, स्रोत के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, वो जरूर देखिएगा। इम्पोर्टेंट क्लूज उसमें दिए गए हैं, बहुत आसान है, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये आपको बताया था, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? 14 दिन की 14 दिन के लिए सूचित किया जाता है राष्ट्रपति को कि आपके ऊपर महाभियोग लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि जो भी प्रक्रिया होनी है वो संसद द्वारा होनी है। जब महाभियोग स्टार्ट हो गया तो संसद ही महाभियोग की पूरी प्रक्रिया करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का की संयुक्त बैठक का सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति हो गया और लोकसभा का स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष हो गया। तो लोकसभा अध्यक्ष को वो सूचित करता है कि महाभियोग स्टार्ट होने वाला है। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? जब राष्ट्रपति भी ना हो देश में और उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद को सृजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? देखिए, राष्ट्रपति जब अकाल मृत्यु हो जाए या पद पर ना हो या महाभियोग चल के हट जाए तो 6 माह के अंदर अंदर, उपराष्ट्रपति वैसे उनका पद संभालता है तुरंत, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति के पद यानी राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए और राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियो है, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।